घटनासार कंप्लीट करने के क्रम में ये 13th क्लास है हमारी, ठीक है। इस क्लास के ख़त्म होते ही हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, वो भी सारे फिनिश हो जाएंगे और उसके बाद में कल से हम जो आर्थिक घटनाक्रम है उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलो पढ़ लेते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं, ठीक। तो भारत के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय संस्थानों की क्यूएस रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें बताया कि देखो, लंदन स्थित क्यूएस के द्वारा अप्रैल 2024 में जारी विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जो 5 प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित है और 55 विषयों के आधार पर जारी की गई है, ठीक है। ये जो रैंकिंग है वो 5 प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित है और 55 विषयों पर जारी की गई है। अब इसके बारे में बता रहा है कि वर्ष 2024 की रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो 1559 शिक्षण संस्थान शामिल हैं, जिनमें से भारत के 69 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है। एक तो फैक्ट ये वाला याद रखना है कि भारत के 69 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई है, ठीक है। अब पिछले वर्ष की अगर तुलना में देखें तो पिछली वर्ष हमारे जो विश्वविद्यालय हैं वो 66 विश्वविद्यालयों ने जगह बनाई थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में 3 विश्वविद्यालयों की जो है संख्या बढ़ी है, ठीक है, क्यूएस रैंकिंग में इस बार। और आगे देखें तो भारतीय विश्वविद्यालयों में जो सर्वोच्च स्थान है वो 20वां स्थान प्राप्त करने वाला जो विश्वविद्यालय है वो जेएनयू है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ठीक है। क्यूएस रैंकिंग में अगर भारत के किसी विश्वविद्यालय ने टॉप किया है, आपको पता होना चाहिए कि क्यूएस रैंकिंग में टोटल कितने संस्थान है, 1559, ठीक है, ठीक है। कितने विषयों पर आधारित है भाई, 5 विषयों पर आधारित है, और अगर हम देखें 5 क्षेत्रों पर आधारित है और 55 विषयों पर है, ठीक है। 5 प्रमुख क्षेत्र हैं और 55 विषय हैं। चलो इतनी सी बात। भारत के कितने संस्थान शामिल किए गए, इसमें भारत के 69 संस्थान शामिल किए गए। पिछली बार 66 थे, 3 संस्थान इस बार बढ़ गए हैं। अच्छा, भारत में जो संस्थान हैं उनमें सबसे उच्च रैंक किसने प्राप्त की है, तो उसमें भाई जेएनयू ने प्राप्त की है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने प्राप्त की है, और उसने 20वीं रैंक प्राप्त की है, ठीक है। तो जेएनयू को यह रैंक विकास अध्ययन किस कैटेगरी में मिली है, जेएनयू को जो 20वीं रैंक मिली है वो किस कैटेगरी में मिली है, विकास अध्ययन में प्रदान की गई है, ठीक है, विकास अध्ययन में। अच्छा, ये थे सारे के सारे वो जो अभी तक हमने बताए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट है, ठीक है। और थोड़ा सा ये और देख लेते हैं कि और कहाँ से प्रश्न बनने की बहुत कम संभावनाएं लेकिन बन सकती हैं, ठीक है, संभावनाएं बन सकती हैं यहाँ से भी प्रश्न बनने की। तो देखो, चेन्नई में है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, ये है चेन्नई में, ठीक है। इसको 24वीं रैंक दी गई है, किस में दी गई है, इसको दी गई है दंत चिकित्सा में, ठीक है। क्या नाम है इसका, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, ठीक है। कहाँ पर है ये है चेन्नई में। एक इसका नाम याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है व्यवसाय और प्रबंधन मैनेजमेंट में, ठीक है। ये क्या है, ये है IIM अहमदाबाद। क्या है, IIM अहमदाबाद है शीर्ष 25 संस्थानों में जहाँ इसको जो है स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो उसमें IIM कलकत्ता शीर्ष 50 संस्थानों में स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। चलो ठीक है, आगे कह रहे हैं रैंकिंग में शामिल, एक ये भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ठीक है। रैंकिंग में शामिल 3 शीर्ष भारतीय इंजीनियरिंग संस्थान की बात करी जाए तो जो रैंकिंग है उसमें अगर टॉप इंजीनियरिंग संस्थान की शामिल करी जाए, टॉप इंजीनियरिंग संस्थान को देखा जाए तो भारत के मुख्य तौर पर देखा जाए तो एक है IIT बॉम्बे, दूसरा है IIT दिल्ली और तीसरा है IIT मद्रास। जो IIT बॉम्बे है उसने 45वीं रैंक ली है, IIT दिल्ली ने भी 45वीं रैंक ली और IIT मद्रास ने जो है 77वीं रैंक पर आया है, ठीक है। ये संस्थान है। आगे कह रहा है कि 3 शीर्ष भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है, मैनेजमेंट के मामले में IIM अहमदाबाद है जो 22वें नंबर पर है, IIM बेंगलुरु है वो 32वें पर है और IIM कलकत्ता है वो 50वें नंबर पर है, ठीक है। चलो, तो इसमें भी आप लोग दिमाग में ये रखना, ये वाला जो पॉइंट है इंजीनियरिंग वाला, ठीक है, इसको दिमाग में रखना, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT मद्रास, ठीक है, ये याद रखना। अब शीर्ष 3 आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी संस्थान की बात करी जाए अगर तो उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, दूसरा जेएनयू है और तीसरा IIT बॉम्बे है। जेएनयू ने ह्यूमैनिटी के मामले में अगर हम देखा जाए ह्यूमैनिटी में तो 244 रैंक ली है, लेकिन अगर हम देखें, अगर हम उसको विकास के मामले में देखते हैं, विकास अध्ययन के मामले में, तो उसने जो है 20वीं रैंक ली है, ठीक है, जेएनयू ने। अगर हम देखें कि पूरे भारत में सबसे टॉप किसने किया है तो जेएनयू ने ही किया है 20वां स्थान प्राप्त करके, ठीक है। अगर हम देखें 3 शीर्ष लाइफ साइंस से रिलेटेड और मेडिसिन संस्थान के बारे में देखें तो एम्स है,
एम्स दिल्ली है, फिर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन है, और फिर तीसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, चलो एक बार आगे देखें। नेचुरल साइंस के मामले में अगर हम देखें, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल साइंस के मामले में अगर हम देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर यानी कि IISc बेंगलोर जो 137 पर आया है, IIT बॉम्बे 147 पर आया है, और IIT दिल्ली 183 पर। ठीक है, और सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट के शीर्ष 3 संस्थान देखें तो IIT दिल्ली है, IIM अहमदाबाद है, और IIT बॉम्बे है। ठीक, एकेडमिक शोध की दृष्टि से भारत को विश्व का चौथा बड़ा देश QS की इस रैंकिंग में दर्शाया गया है। ये वाला पॉइंट याद कर लेना कि एकेडमिक शोध की दृष्टि से अगर देखें, ठीक है, रिसर्च की दृष्टि से देखें तो भारत को विश्व का चौथा बड़ा देश QS की इस रैंकिंग में दर्शाया गया है। और 2017 से 2022 के दौरान भारत में होने वाले शोध कार्यों में 54% की वृद्धि देखी गई है। इन्होंने ये बताया कि 2017 से 2022 तक जो शोध है यानी कि रिसर्च है उसमें कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है, 54% की। ठीक है, और एकेडमिक शोध में, एकेडमिक रिसर्च में अगर देखा जाए तो भारत को चौथा स्थान मिला है। ठीक है, चलो ये कुछ फैक्ट है, थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन देख लेना, इन पर नज़र मार लेना जरूर। ठीक है, जो ये शुरू वाले थे कि कितने संस्थान शामिल किए गए हैं, टॉप पर कौन है, ये ऐसे हैं जो हॉट पॉइंट हैं, यानी कि देखा जाए तो ये बिल्कुल UPSC के जोन के पॉइंट हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद ही कर लेने, बाकी उन पर भी आपको नज़र मार के रखनी है। ठीक है, अब है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, तो ये किसने जारी किया है? तो देखो फ्रांस का एक गैर सरकारी संगठन है जिसका नाम है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। क्या है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। उसने जो है इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है, नाम है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। और इसके तहत क्या है कि रिपोर्ट 3 मई 2024 को जारी की गई। चलो ठीक है, इसकी डेट इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है, डेट इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि इसको जो है रटा जाए। ठीक, लेकिन ये पॉइंट जो कह रहा है कि अगर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अगर रिपोर्ट जारी की गई है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी किया गया है, उसमें अगर भारत की रैंक देखें तो वो 159वीं रैंक है। ठीक है, कौन सी रैंक है? 159वीं रैंक है भारत की। टोटल कितने देश हैं? टोटल 180 देश हैं, उनमें भारत ने 159वीं रैंक हासिल की है। और यह सूचकांक में जो भारत के जो स्कोर है वो 31.28 है। इसकी रैंक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब पिछले बार की तुलना में भारत ने क्या किया, ये भी सोचने वाली बात है। तो देखो इस मामले में भारत ने 2 स्थानों का सुधार किया है। पिछले वर्ष 180 देशों की इस रैंकिंग सूची में भारत का जो स्थान था वो 161वां था, जो कि इस वर्ष भारत का एक स्थान है वो 159वां है। ठीक है, ये याद रखना है। और उससे पूर्व 2022 में भारत का स्थान 180 देशों में 150वां था। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं। 2021 में देखा जाए तो 142वां था। अब देखो सोचने वाली बात क्या है। सोचने वाली बात यह है कि 2021 में 142 था, 2022 में 150 आ गया। ठीक है, अब 2023 में देखें तो 161 आया, और 2024 में देखा तो 159 आया। अब अगर कहा जाए कि पिछले 5 साल से रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पिछले 5 वर्ष से लगातार भारत ने गिरावट दर्ज की है, अगर ये स्टेटमेंट आता है तो गलत हो गया। कहता है लगातार वृद्धि दर्ज की है, तो ये स्टेटमेंट आता है तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, लेकिन पिछली साल की तुलना में जो है बढ़ोतरी की है 2 रैंक की। ठीक, ये जरूर दिमाग में रखना। आगे आ जाए तो आगे आते हैं अगर, तो आगे कौन सा पॉइंट है महत्वपूर्ण। चलो एक बार ये देखना चाहें कि सूचकांक में जो टॉप देश हैं वो कौन से हैं। तो देखो पहले नंबर पर है नॉर्वे, दूसरे पर है डेनमार्क, तीसरे पर है स्वीडन। ठीक है, ये जरूर याद रखना, ये टॉप 3 है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। देखो फिर से क्या है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, नॉर्डिक देश हैं। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अनुसार टॉप 3 में नॉर्डिक देश हैं, बिल्कुल सही बात है। टॉप 5 में कितने नॉर्डिक देश हैं? टॉप 5 में देखा जाए तो नीदरलैंड जो है वो बेनेलक्स कंट्रीज़ का हिस्सा है, जबकि फिनलैंड जो है वो नॉर्डिक कंट्रीज़ का हिस्सा है। तो हम नीदरलैंड को अगर काट दें तो बाकी 4 हैं, यानी टॉप 5 में 4 देश जो हैं वो कहाँ के हैं? तो टॉप 5 में 4 देश नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें, चलो, और अगर हम एस्टोनिया देखें तो ये आपको पता है बाल्टिक कंट्री है। पुर्तगाल देखें तो ये भी आपको पता है कि जो है आइबेरियन पेनिनसुला पर स्थित एक देश है। ये है आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। अब हमने देखा क्या कि अगर हम टॉप 10 में देखें तो 10 टॉप 10 में से एक भी देश यूरोप से बाहर है ही नहीं। ठीक है, ये जो है पॉइंट याद करने वाला है कि यूरोप से बाहर का एक भी देश नहीं है टॉप 10 में। ठीक, चलो आगे देखें। सूचकांक में निम्नतम स्थान वाले 5 देश, तो देखो 180 में से 180वां स्थान हासिल किया इरिट्रिया ने। ठीक है, इरिट्रिया इस बार जो है चर्चा का विषय भी बना रहा था। तो एक बार आपको क्या करना है, इरिट्रिया की लोकेशन जरूर देख लेनी है। ये समझ जाना है कि ये एशिया में किस स्थान पर है, भूमध्य रेखा इससे गुजरती है या नहीं। ठीक है, ये इसकी एक बार देख लेना इसकी लोकेशन। ठीक है, ये जरूरी है। दूसरा ये सीरिया है, अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, ईरान, इन सबसे भी बुरी स्थिति है इरिट्रिया में। ठीक है, चलो इतना दिमाग में रखना है आपको।
इसके अलावा आपको और क्या याद रखने वाली चीज़ है, हाँ ये कि हमने भारत के बारे में देखा कि भारत की जो रैंक है वो 159वीं रैंक है, यानी 159th रैंक है भारत की, जो कि 31.28 स्कोर है इसका, ठीक। अगर हम इसमें देखें तो आपको दिखाई देगा कि बांग्लादेश में 165 है, म्यांमार में 171 है, चीन में 172 है और अफगानिस्तान में 178 है। यानी कि ये देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत से बुरा प्रदर्शन किया है। लेकिन पाकिस्तान 152 है, श्रीलंका 150 है, भूटान 147 है और नेपाल 74 है। तो ऊपर के जो देश देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इन्होंने हमसे बेहतर प्रदर्शन किया है। अब अगर इनको दक्षिण एशियाई देशों की बात आ जाए तो देखो बांग्लादेश आपको पता है कि इसने हमसे बुरा प्रदर्शन किया है। अगर इस तरीके से स्टेटमेंट आता है कि दक्षिण एशिया में भारत का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे बुरी स्थिति है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सबसे बेहतर स्थिति है, वो भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान ने हमसे बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और अफगानिस्तान ने हमसे बुरा प्रदर्शन किया है, ठीक है। चलो अगर आपको यहाँ पर देख के चीन को थोड़ी सी खुशी मिलनी चाहिए, क्योंकि चीन सामान्य तौर पर ऐसी बहुत कम स्थितियाँ होती हैं जिसमें चीन हमसे पीछे होता है, अदरवाइज चीन की जो रैंकिंग है वो बेहतर ही होती है, ठीक है। चलो एक यहाँ पर देख लिया। हाँ, किसी देश के लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का मान जो है वो 0 से 100 के बीच होता है। वहीं सूचकांक 85 से अधिक होना प्रेस की अच्छी स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। जो प्रेस की अच्छी स्थिति कहाँ से दर्शाता है, अगर 85 प्लस है, लेकिन भारत का कितना है 31 के अप्रॉक्स, तो ये स्थिति काफ़ी बुरी है। और 70 से 85 के बीच सूचकांक प्रेस की संतोषजनक स्थिति तथा 55 से 70 के बीच में सूचकांक जो है प्रेस की समस्यात्मक स्थिति को दर्शाता है। और 40 से 55 के बीच सूचकांक प्रेस की मुश्किल स्थिति दर्शाता है। और सूचकांक का मान अगर 40 से कम है तो प्रेस की अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। अब हमने क्या देखा है, भारत का जो स्कोर है वो कितना है, तो भारत का जो स्कोर है वो है 31.28। कितना है, 31.28। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर भारत को किसी स्थिति में रखा गया है तो किस में रखा गया है, किस कैटेगरी में, तो भारत को रखा गया है प्रेस की अति गंभीर स्थिति में, ठीक है। प्रेस की अति गंभीर कैटेगरी में रखा गया है भारत को, ठीक है, ये दिमाग में रखना। चलो अब इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं, यहाँ से चलें आगे। विश्व सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट आई है 2024 की, उसके बारे में थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो देखो क्या कह रहा है कि स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की मार्च 2024 में एक रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। तो बताया कि भारत को विगत 5 वर्षों 2019 से 23 के दौरान विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र बताया है, समझे। 2019 से 2023 के दौरान पिछले 5 वर्षों में सिप्री ने बताया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हथियारों का आयातक राष्ट्र है तो वो क्या है, वो है भारत, ठीक है। तथा इस मामले में दूसरा व तीसरा स्थान क्रम से सऊदी अरब और कतर का है। दूसरा स्थान किसका है, सऊदी अरब का, और तीसरा स्थान है कतर का। चलो ये पॉइंट हमने देख लिए, ठीक है। लेकिन पता है ये खुशी की बात नहीं है, देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि भाई हथियार भारत बहुत सारे मंगा रहा है, चलो ठीक है, इंडिपेंडेंट बन रहा, हम कह सकते हैं कि भाई मतलब अपनी जो है सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है और अपनी नई तकनीकी अडॉप्ट कर रहा है, तो हम इसलिए नहीं खुश हो सकते क्योंकि ये ना हथियार मंगा रहा है। अगर वहीं हम कहते कि जो है स्वदेशी रूप से हथियार बनाए गए हैं और तब भारतीय जो हथियार मंगा रहा है वही खुद बनाता, तो हमें इसे एक अच्छा सिंबल मान सकते थे, ठीक है। लेकिन मंगा ही रहा है, यानी कि हमारा फॉरेन रिजर्व ही कम हो रहा है इससे, तो हम बहुत अच्छा सिंबल इसको नहीं मान सकते, ठीक है। आगे कह रहा है इसी परिप्रेक्ष्य में विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा किए जाने वाले सैन्य खर्च के संबंध में एक अन्य रिपोर्ट सिप्री द्वारा 22 अप्रैल 2024 को जारी की गई, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या था, तो इस रिपोर्ट के अनुसार सेना व हथियारों पर सर्वाधिक खर्च करने वाले पहले 3 देश क्रम से कौन से हैं, तो देखो एक है अमेरिका, ठीक है, दूसरा है चीन, ठीक, और तीसरा है रूस। अगर हम ओवरऑल देखें कि सबसे ज़्यादा खर्च कौन कर रहा है अपनी सेना पर, तो पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे पर है चीन और तीसरे पर है रूस। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम जो भारत की जो रक्षा है उस पर बहुत ज़्यादा सेना पर खर्च तो नहीं कर रहे इतना ज़्यादा इन देशों की तुलना में, लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं इस तरह का सामान, ठीक है। तो इंपोर्ट के मामले अब बताओ, चीन भी हमसे ज़्यादा खर्च कर रहा है लेकिन इंपोर्ट उसका इतना नहीं है जितना हमारा है, ठीक है। तो अब आगे बताया, तथा भारत व सऊदी अरब का इस मामले में क्रम से 4था और 5वां स्थान है। अब जो भारत का स्थान है वो कौन सा है, 4th है, और सऊदी अरब का जो है स्थान 5th है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। आपको आगे तो याद रखने ही रखने जो कि याद होंगे भी कि भाई अमेरिका सबसे ज़्यादा, चीन 2nd और 3rd पर रूस है, लेकिन 4थे पर भारत है और 5वें पर सऊदी अरब है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है।
अब आगे कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का जो कुल सैन्य खर्च है वो 83.6 बिलियन डॉलर रहा है, जो पूर्व वर्ष 2022 की तुलना में 4.2% अधिक है। ठीक है, यानी कि बढ़ोतरी दर्ज की गई है कुल मिलाकर के देखें तो। डाटा इतना कुछ खास महत्वपूर्ण है नहीं, बस ये याद रखिए कि बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाकी अगर याद करना चाहते हो तो 83.6 बिलियन डॉलर हल्का सा दिमाग में रखो। ठीक, आगे कह रहा है कि वर्ष 2023 में सैन्य खर्च के मामले में पहले स्थान पर अमेरिका रहा, जिसका कुल सैन्य खर्च 916 बिलियन डॉलर रहा। दूसरे स्थान पर चीन, जिसका 296 रहा। अब देखो, चीन बेशक दूसरे स्थान पर है, लेकिन ये देख पा रहे हैं 916 और 296 में कम से कम 3 गुना का अंतर है। ठीक है, रहा। तीसरे स्थान पर रूस का है, जो कि 109 रहा। अब इससे कम से कम 3 गुना रूस भी कम है। ठीक है, डॉलर इस नवीनतम रिपोर्ट में बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में पहले 5 देशों, अब ये पॉइंट है याद करने वाला। रिपोर्ट कह रही है कि अगर हम सैन्य खर्चा के मामले में देखें तो पहले 5 देशों में, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस, भारत और सऊदी अरब है, 2023 में कुल सैन्य खर्च पूरी दुनिया के सैन्य खर्च का लगभग 61% था। ठीक है, अगर हम टॉप 5 कंट्रीज़ को देखें तो पूरी दुनिया में जितने देशों ने सेना पर खर्च किया है उसका 61% केवल इन 5 देशों ने किया है। कौन है? अमेरिका, चीन, रूस और चौथा है भारत और 5वां है सऊदी अरब। ठीक है, चलो आगे कह रहा है कि सिप्री की इस रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष 2023 में विश्व के कुल सैन्य खर्च में लगातार 9वें वर्ष वृद्धि हुई है। वृद्धि 2023 में हुई तथा संदर्भित वर्ष यानी 2023 में यह कुल जो खर्च है वो 2443 बिलियन डॉलर रहा है। अगर हम कहें कि पूरी दुनिया में 2023 में और जो टोटल खर्च है सेना पर वो कितना हुआ है, तो वो हुआ है 2443 बिलियन डॉलर। ठीक है, यह पूर्व वर्ष पिछली वर्ष की बता रहा है कि 2022 की तुलना में 6.8% अधिक था, जो कुल सैन्य खर्च में यह 2009 के पश्चात सर्वोच्च वृद्धि थी। ठीक है, जो वृद्धि है वो 2009 के पश्चात सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलो ये बहुत सारे फैक्ट तो आपको दिमाग में नहीं रखने हैं, लेकिन एक तो ये फैक्ट याद रखना है कि टोटल 2443 बिलियन डॉलर रहा है, पिछले वर्षों की तुलना में लगातार वृद्धि हुई है, ये भी दिमाग में रखना है। और जो भारत है उसका 4th स्थान है, और इंपोर्ट के मामले में भारत टॉप पर है, 2nd नंबर पर सऊदी अरब है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट याद रखने हैं। अगला है कि स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां और पराग्वे 100वां सदस्य बना है। ठीक है, चलो एक तो यही फैक्ट याद कर लेना है कि जो स्पेन है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है और पराग्वे जो है 100वां सदस्य बना है। ठीक है, इसमें से एक ये चीज़ और याद कर लेना, ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की परिकल्पना भारत और फ्रांस द्वारा सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को संगठित करने के लिए एक संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। और इसकी परिकल्पना जो है 2015 में पेरिस में आयोजन हुआ था। किसका? UNFCCC का, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का जो COP21 था। ठीक है, COP21 का आयोजन कहाँ हुआ था? 2015 में पेरिस में हुआ था। COP21 का आयोजन 2015 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? और ये हुआ था पेरिस में। तो यहाँ पर फ्रांस ने और भारत ने मिल करके ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है उद्घाटन किया था, यानी कि गठन किया था, और जिसका स्पेन अभी 99वां सदस्य और पराग्वे जो है 100वां सदस्य बना है। ठीक है, चलो अगला है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023। चलो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, यहाँ पर क्या बात की जाएगी? लोकतंत्र सूचकांक की बात की जा रही है। तो एक ब्रिटिश समाचार पत्र है द इकोनॉमिस्ट, क्या नाम है? द इकोनॉमिस्ट। तो द इकोनॉमिस्ट के शोध निकाय है, उसका एक शोध बॉडी है, उसका नाम है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या नाम है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। देखो ब्रिटिश न्यूज़पेपर है द इकोनॉमिस्ट, उसकी एक जो रिसर्च करने वाली बॉडी है उसका नाम है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ने 16 फरवरी 2024 को दुनिया में लोकतंत्र पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 जारी की है। समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि ब्रिटेन का एक समाचार पत्र है द इकोनॉमिस्ट, उसकी एक बॉडी है रिसर्च करने वाली जिसका नाम है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस। वो ना हर साल एक अपनी रिपोर्ट जारी करता है लोकतंत्र पर। ठीक है, और उस रिपोर्ट का नाम है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। ठीक, अब डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 जारी की गई, तो उसके बारे में क्या क्या डाटा दिया है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो देखो रिपोर्ट के अनुसार 2006 में जब से ये रिपोर्ट जारी की जा रही है, ठीक है, 2006 से रिपोर्ट जारी की जा रही है, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र सबसे निचले स्तर पर है। समझ में आया कि रिपोर्ट के अनुसार 2006 में जब से ये रिपोर्ट जारी की जा रही है, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र सबसे निचले स्तर पर वर्तमान में। ठीक है, और वैश्विक सूचकांक स्कोर गिरकर 5.23 हो गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया की सिर्फ 8% आबादी ही ऐसे देशों में रहती है जहां पूर्ण रूप से लोकतंत्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी दुनिया की केवल 8% आबादी है जो पूरी तरह से लोकतंत्र है वहाँ पर रहती है, जबकि 40%
जबकि 40% आबादी तानाशाही शासन वाले क्षेत्र देशों में रहती है। यानी कि पूरी तरीके से स्वच्छ और स्वतंत्र रूप से बेहतर और लोकतंत्र जहाँ कार्यरत है वहाँ पर केवल 8% ही आबादी रहती है। यानी केवल 8% आबादी के भाग्य में स्वतंत्र और स्वच्छ लोकतंत्र में रहना लिखा है, बाकी की 40% आबादी तो दुनिया की तानाशाही शासन में रहती है। ठीक है, चलो इसमें और क्या बताया कि रिपोर्ट में देशों को पूर्ण लोकतंत्र, अब इसमें कैटेगराइज करा है कैसे, देखो एक किया है पूर्ण लोकतंत्र, वे देश जिनका स्कोर जो है 8 से अधिक है। दूसरा है खामियों वाला लोकतंत्र, वे देश जिनका स्कोर 6 से अधिक है। ठीक है, और तीसरा है तानाशाही लोकतंत्र, तो 2 से अधिक, और हाइब्रिड लोकतंत्र 4 से अधिक। ठीक है, अब देखो जो हाइब्रिड लोकतंत्र है वो क्या है, वो ना तो लोकतंत्र है और ना ही तानाशाही है, लेकिन 4 से कम है और 2 से अधिक है अगर स्कोर, तो हम उसे बोलेंगे तानाशाही। यानी कि 2 से तो अधिक है लेकिन 4 से कम है, हम उसे बोलेंगे तानाशाही। और जो 4 से अधिक है, ठीक है, जो 4 से अधिक है 6 से कम है, हम उसे क्या बोलेंगे, ना तो लोकतंत्र है वो ना ही तानाशाही है, हाइब्रिड लोकतंत्र है। ठीक, और अगर 6 से 8 के बीच में है स्कोर तो हम उसे बोलेंगे खामियों वाला लोकतंत्र। वहीं अगर 8 से ज़्यादा है तो हम उसे बोलेंगे पूर्ण लोकतंत्र। ठीक है, ये कैटेगरी समझ में आई। अब समझ लेते हैं भारत के बारे में कि तो दुनिया के 167 देशों के इस सूचकांक में भारत पिछले वर्ष की तुलना में 4 अंकों के सुधार के साथ 41वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, यानी कि पिछले साल 4 अंकों 41 में 4 और जोड़ दो 45वें स्थान पर था, वर्ष 46वें स्थान पर था। ठीक है, वर्ष 2022 में वह 46वें स्थान पर था। ठीक है, 46वें स्थान पर था। अब इधर देखें कि सूचकांक में शीर्ष स्थान वाले देशों में देखें तो नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है और स्वीडन है। ये देश हैं जो टॉप रहे हैं। ठीक है, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, स्वीडन। वहीं अगर निम्न स्थान पर देखें तो देखो उत्तर कोरिया है, म्यांमार है और अफगानिस्तान है। ये देश ऐसे हैं जो लोकतंत्र के मामले में सबसे बुरी स्थिति में है। ठीक, चलो भारत को इस सूची में खामियों वाला लोकतंत्र क्या है, भारत को खामियों वाले लोकतंत्र की सूची में रखा गया है। खामियों वाला लोकतंत्र क्या होता है, जिसका स्कोर 8 से अगर 8 से कम 6 से ज़्यादा हो, नहीं 6 से 8 के बीच में अगर स्कोर है तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम खामियों वाला लोकतंत्र। ठीक है, चलो पूर्ण लोकतंत्र क्या होगा, जो 8 से अधिक होगा, लेकिन जो 6 से अधिक होगा 8 से कम होगा उसे क्या बोलेंगे, खामियों वाला लोकतंत्र। तो भारत को 7.8 स्कोर मिला है। कितना, 7.8, यानी कि 0.2 या 3 ये भी अगर होता ना भारत के पास तो हम पूर्ण लोकतंत्र में होते। लेकिन इन देशों ने क्या किया है, इस रिपोर्ट ने क्या बताया, 7.8 स्कोर बताया है, जो कि खामियों वाले लोकतंत्र की सूची में डालता है। ठीक है, चलो और भारत को जो रैंक मिली है वो है 41 में। ठीक, लोकतंत्र सूचकांक की रैंक में। ठीक है, ये रहा भारत का जो है प्रयास। वो पाकिस्तान को देखें तो 3.25 स्कोर है, 3.25 है, जो कि तानाशाही श्रेणी में आता है। ठीक है, और अगर हम आगे देखें तो चीन 2.12 के स्कोर के साथ 148वें स्थान पर है, जो कि तानाशाही की मद में आता है। ठीक, डेमोक्रेसी इंडेक्स में अगर हम देखना चाहें तो कुल पूर्ण लोकतंत्र में 24 देश हैं और खामियों वाले में 50 देश हैं, हाइब्रिड वाले में 34 हैं और तानाशाही वाले में 59 है। चलो ये पॉइंट इतने ज़्यादा याद करने वाले नहीं है, जो शुरू के पॉइंट थे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ठीक, कह रहा है कि वर्ष 2023 में लोकतंत्र देशों की संख्या में 2 की वृद्धि हुई है। पराग्वे और पापुआ न्यू गिनी को हाइब्रिड शासन से त्रुटिपूर्ण या खामियों वाले लोकतंत्र में अपग्रेड किया गया है। ठीक है, हाइब्रिड क्या था, हाइब्रिड वो था जो 4 से 6 के बीच में जिसका स्कोर था, वो हाइब्रिड लोकतंत्र था। लेकिन इनका जब 6 क्रॉस किया तो इन दोनों देशों को क्या कर दिया, हाइब्रिड लोकतंत्र से हटा करके खामियों वाले लोकतंत्र में रख दिया, यानी उस कैटेगरी में जिसमें भारत है। ठीक है, और ये खामियों वाली कैटेगरी कितनी है, 6 से 8 के बीच में। चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी की यूएई और कतर यात्रा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई और कतर यात्रा के बारे में बताया गया है। इसमें ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का अनावरण किया था, यूएई का सबसे बड़ा मंदिर, तो उसको एक बार हम सही से देखेंगे। ठीक है, चलो पहले इसको देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 13 से 15 फरवरी 2024 तक यूएई और कतर की सरकारी यात्रा पर रहे अपनी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान मोदी जी ने प्रवासी भारतीय समुदाय के कार्यक्रम एहलान मोदी, क्या है ये, एहलान मोदी, याद रखना ये क्या है, कि प्रवासी भारतीय समुदाय का एक कार्यक्रम है। ठीक है, क्या है, एहलान मोदी। ठीक है, याद रखना एहलान मोदी क्या है, दिमाग में रखना कि यूएई में जब प्राइम मिनिस्टर गए थे तो वहाँ पर जो भारत का समुदाय है ना, प्रवासी समुदाय जो यहाँ के लोग हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को संबोधित करने के लिए जो कार्यक्रम था उसका नाम था एहलान मोदी। ठीक, उसमें हिस्सा लिया। उसके बाद विश्व शिखर सम्मेलन को जो है संबोधित किया, फिर यूएई में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। चलो ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा कुछ देखेंगे
कि जब वार्ता हुई तो वार्ता के बाद क्या है, दोनों देशों के बीच 10 महत्वपूर्ण समझौतों पर जो है राय व्यक्त की गई या संपन्न हुए समझौते दोनों। और इन समझौतों में से जो एक समझौता है जो कि इम्पोर्टेंट है वो क्या है, रुपे कार्ड और यूपीआई को स्वीकारने को लेकर है। रुपे कार्ड जो कि भारत का है, भारत का स्वदेशी रूप से चलाया गया कार्ड है, और यूपीआई भी क्या है, भारत के द्वारा जो पेमेंट आईडी है, और इसको भी भारत के द्वारा चलाया गया है। इन दोनों को जो है और वहाँ पर जो यूएई है, यूएई में जो है इसका विस्तार किया गया है, और साथ ही किसके साथ में जो जोड़ने का प्रयास किया गया है, जैवान के साथ में। जैवान क्या है, ये पेमेंट गेटवे है, कहाँ का, ये पेमेंट गेटवे है यूएई का, ठीक है, यूएई का। तो इसके साथ में जो है समझौता संपन्न हुआ है। चलो ठीक है, इतनी सी बात हुई। हाँ, ये और पॉइंट महत्वपूर्ण कि भारत और यूएई के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 2030 तक या उससे पहले ही $100 बिलियन का होने वाला है, यानी कि 8.3 लाख करोड़ रुपए पार होने की पूरी संभावना है, ये कह रहे हैं, ठीक है, 100 अरब डॉलर। चलो आगे कि भारत का यूएई तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ठीक, भारत का जो यूएई है वो तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और सातवां सबसे बड़ा निवेशक है, ठीक, सातवां सबसे बड़ा निवेशक है। अच्छा, पहले पर कौन है, अगर यूएई तीसरा सबसे बड़ा भागीदार है तो पहले पर कौन है, तो आपको पता है पहले पर सामान्य तौर पर यूएस रहता था, लेकिन इस बार क्या है, इस बार चाइना पहले पर रहा है और दूसरे नंबर पर यूएस रहा है, ठीक है। आगे आते हैं। जनवरी 2024 में भारत की शीर्ष गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड ने यूएई की ADNOC के साथ 0.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति के लिए 10 वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। किसने किए थे? LNG पर हस्ताक्षर, LNG पर समझौते के लिए हस्ताक्षर किसने किए थे? ADNOC के साथ में ये किए थे गेल इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड ने। आगे पॉइंट कह रहा है कि यूएई यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी को अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर, जिसका नाम क्या है, बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी कि बाप्स, ठीक है, क्या इसको पढ़ते हैं, इसको बाप्स या फिर बैप्स पढ़ते हैं, ठीक, क्या है इसकी फुल फॉर्म, बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था यानी कि बैप्स, ठीक। तो बैप्स का जो है वैदिक मंत्रोच्चार के बीच स्वामीनारायण संप्रदाय के संतों की उपस्थिति में जो है उद्घाटन किया है इस मंदिर का, ठीक। चलो आगे क्या है, अब इस मंदिर की जो है विशेषताएं बताई गई हैं, ठीक है। यूएई में मंदिर है, एक यूएई जो है आपको पता है कि एक इस्लाम का कंट्री है, यानी कि उसमें इस्लाम समुदाय है, ठीक है, पूरी तरीके से उसमें इस्लाम समुदाय के लोग रहते हैं। और वहाँ पर अगर किसी हिंदू मंदिर का अगर अनावरण किया गया है तो ये बड़ी बात है, ठीक है। किसी भी इस्लाम वाले देश में, क्योंकि सामान्य तौर पर जो इस्लाम धर्म है वो मान्यता नहीं देता है, ठीक है, इस तरह के मंदिर बनाने के लिए। तो अगर उनके देश में अगर इस तरह का हुआ है, मतलब इस्लाम में ये है कि जो उनका जो रीजन होगा उसमें इस तरह के मंदिर जो है नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है, नए मंदिर नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन इनके जो देश है उसमें बनाए जा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है, ठीक है। तो अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहवा के समीप मंदिर के लिए ज़मीन संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने दान में दी थी। और कमाल की बात क्या है कि जो मंदिर बना है उसके लिए जो ज़मीन मिली है वो वहाँ के राष्ट्रपति ने दान में दी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करने वाली, बेशक ये एग्जाम में ना आए लेकिन समझने वाली बात है कि वहाँ के राष्ट्रपति ने दी है, ठीक है। चलो और क्या है, हाँ, 402 पिलर पर स्थित यह मंदिर 27 एकड़ के क्षेत्र में विस्तृत है और संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 शिखर, ऊँटों की नक्काशी, राष्ट्रीय पक्षी, बाज अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर में मेजबान देश की झलक प्रस्तुत करते हैं। ये देखो काफ़ी भव्य मंदिर है, अगर आपने देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो एक बार इंटरनेट पर सर्च करके देखना, और वहाँ पर भी नहीं तो अपने टेलीग्राम में आप देख ही लोगे, टेलीग्राम में मैं इसकी इमेज डाल दूंगा, ठीक है, देखना, काफ़ी भव्य मंदिर है, बहुत ही अच्छा है, जिसमें 2 गुंबद बनी हुई हैं, 7 अमीरात हैं। अब आपको पता है कि संयुक्त अरब अमीरात है जो वो 7 अमीरातों से बनकर बना है। अमीरात का मतलब क्या है, राजशाही शासन थे, ठीक है, अमीरात क्या थे, राजशाही शासन थे, जो छोटे छोटे राजशाही शासन थे, वो 1970 के दशक में, यानी 1971 के अप्रॉक्स ये राजशाही शासन 7 ने मिलकर के एक संगठन बनाया जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है, ठीक। आगे कह रहा है BAPS यानी कि बैप्स के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख स्वामी ब्रह्म बिहारी दास ने बताया कि 7 शिखर
जो 7 शिखर हैं वो 7 महत्वपूर्ण देवताओं को समर्पित हैं और शिखरों पर भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण, भगवान स्वामीनारायण, तिरुपति बालाजी और भगवान अयप्पा की मूर्तियां हैं इन 7 शिखरों पर, ठीक है। और जो मंदिर में 2 केंद्रीय गुंबद हैं, 2 गुंबद हैं, दोनों गुंबद शांति और सद्भाव पर आधारित हैं। मंदिर के दोनों किनारों पर गंगा और यमुना का पवित्र जल बहता है, जो बड़े बड़े कंटेनरों में भारत से ले जाया गया है। कितने बड़े पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट की बात है, ठीक है, सोचने वाली बात है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन एक इंसानियत के तौर पर अगर देखें और एक सहिष्णुता के तौर पर देखें तो ये मिसाल है, ठीक है। आगे देखें, आगे है कि मंदिर निर्माण में किसी भी धातु का उपयोग नहीं किया गया है। नींव भरने के लिए उड़न राख यानी कि फ्लाई ऐश, कोयला आधारित जो होती है, का उपयोग किया गया है, ठीक है। आगे कह रहा है कि कुल 108 फीट ऊंचा मंदिर है। कितना है? 108 फीट ऊंचा मंदिर है। विविध जो है समुदायों सांस्कृतिक का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। आगे कह रहा है, ये देखो, कह रहा है कि मंदिर में रामायण, महाभारत सहित भारत की 15 कहानियों के अलावा माया सभ्यता, एजटेक सभ्यता, मिस्र सभ्यता, अरबी, यूरोपीय, चीनी और अफ्रीकी सभ्यताओं की कहानियों को दर्शाया गया है। ये पॉइंट की बात है कि मंदिर भी जो बना है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू जो दंत कथाएं हैं या फिर जो हिंदू जो संस्कृति केवल उसको सजे हुए, नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। ये माया सभ्यता, एक एजटेक सभ्यता, मिस्र सभ्यता, अरबी, यूरोपी, चीनी और अफ्रीकी सभ्यताओं को भी समेटे हुए है। यानी कि ये मंदिर जो है अपने आप में एक सहिष्णुता की मिसाल है, ठीक है। चलो आगे देखें, आगे कतर की यात्रा की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या किया, मंदिर का उद्घाटन करने के बाद में जो है इन्होंने कतर की यात्रा की। 15 फरवरी 2024 को 1 दिवसीय यात्रा पर गए थे, ठीक। इसमें से क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है? हाँ, ये है महत्वपूर्ण पॉइंट कि कतर जो है भारत का सबसे बड़ा LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस और LPG, ठीक है, आपूर्ति करता है, ठीक है। जो LNG और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति करता है। साथ ही भारत में अनाज, तांबा, क्या क्या है भारत में जो है, अनाज, तांबा, लोहा, स्टील, फल, सब्जियां, मसाले, मशीनरी, कपड़े और रबर खरीदता है, ठीक है। ये याद रखना है, कतर जो है हमें क्या देता है, LNG और PNG देता है, ठीक है, सॉरी LNG और LPG देता है, ठीक। और जो हमें और हमसे जो क्या लेता है, लोहा, स्टील, फल, सब्जियां, मसाले, मशीनरी, कपड़े और रबर खरीदता है, ठीक है। जो अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत पूरी दुनिया से तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG का जितना भी आयात करता है उसका 48% अकेले कतर से करता है। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल कहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, LNG कहाँ से इंपॉर्टेंट करता है, इस इंपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा। इस तरह के पॉइंट्स जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं सॉरी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इस दृष्टि से कतर भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्ति करता है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे देखें। आगे कह रहा है कि दोनों देशों के बीच जो है व्यापार और निवेश लगातार बढ़ रहा है और भारतीय पेट्रोनेट ने हाल ही में कतर के साथ 2029 से लेकर अगले 20 साल तक सालाना 75 लाख टन LNG खरीदने संबंधी सौदे पर भी सौदे का जो नवीनीकरण भी किया, ठीक। कतर से मूल सौदा 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। चलो ठीक है, ये तो पॉइंट नहीं आएगा। हाँ, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने PM नरेंद्र मोदी के साथ दुबई में हुई द्विपक्षीय भेंट के दौरान उन्हें अपनी लिखी किताब माई स्टोरी भी भेंट की है। ये जो पॉइंट है ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। अगर कहा जाए कि माई स्टोरी किताब के लेखक कौन है, तो वो कौन है, वो हैं UAE के जो राष्ट्रपति हैं, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। इनकी लिखी हुई किताब है माई स्टोरी। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बुक इन्होंने भेंट की है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। चलो ठीक है, इतनी बात हुई क्लियर। अगला है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट 2024 का जो समिट है, तो ये देख लेते हैं कि अपनी UAE यात्रा के दौरान दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। अब वो पॉइंट यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो एक तो है कि भाई UAE में, हाँ बिल्कुल UAE में किया गया था। अगर शहर का नाम आ जाए तो दुबई में, ठीक है, UAE के दुबई में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है आपको दिमाग में रखनी है कि भारत का जो विश्व का जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है उसका आयोजन 2024 का कहाँ हुआ है, UAE में यानी कि दुबई में, ठीक। इस दौरान सऊदी अरब से भारत को सरकारी सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस श्रेणी में गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक और पॉइंट ये आ गया कि गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है, भारत को किया है, सरकारी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के लिए, ठीक। चलो आगे आ जाते हैं। आगे है कि समिट के दौरान भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की AI पर आधारित परियोजना, ये जो लिखा है ना, इसका नाम है आई रास्ते। इसको इस तरीके से लिखते हैं, आई
और इसके बाद में RASTE, ठीक है, आई रास्ते, ठीक। इसके बारे में जो आपको दिमाग में रखना है कि आई रास्ते किससे संबंधित है, तो ये आई रास्ते जो संबंधित है वो किससे है, ये है बाहर जो सड़क वगैरह है ना, सड़क में परिवहन वगैरह को मैनेज करने से संबंधित, ठीक है। इस पर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से मैनेजमेंट करने से संबंधित, ठीक। अगर हम इसको, अगर आप एक बार क्या करना है, इसकी फुल फॉर्म जरूर देख लेना, ठीक है, कि इसकी इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, आई रास्ते को इस तरीके से देखना कि अगर इसकी फुल फॉर्म आ गई ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसकी जो पूरा एक्सपेंड फॉर्म क्या है, इसके लिए आप एक बार, मैं यहाँ पर लिखूंगा तो यहाँ पर जगह भी नहीं है, आप एक बार इंटरनेट से सर्च करके जरूर लिख लेना, ठीक। इस तरह का भी एक प्रश्न आता है। इसकी फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो है इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ठीक, आई रास्ते, एक बार जरूर देख लेना। चलो, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। आई रास्ते का उल्लेख किया गया है जो सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने का जो कार्य करता है। इस परियोजना का उद्देश्य एआई के माध्यम से सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है। चलो, एक पॉइंट सीधा सीधा सा यही याद रखना है कि जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ है। जो पर्थ कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है, वेस्ट कोस्ट में, ठीक है। चलो, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन तथा भारत के, ये याद रखना है, तथा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग नहीं लिया है। इस सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भाग लिया है, ये याद रखना है, ठीक है। चलो, एक पॉइंट ये है कि 2 दिवसीय हिंद महासागर सम्मेलन का जो विषय है वो है स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। क्या है, स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। अगर इसको लिखना चाहें, चलो इंग्लिश में इसको लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर होगा, थोड़ी सी जगह है यहाँ पर, टुवार्ड्स ए स्टेबल, और उसके बाद में है आपका एंड सस्टेनेबल, ठीक है, टुवार्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन, ठीक है। चलो, ये दिमाग में रखना कि ये थीम है, ठीक है, टुवार्ड्स इस स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, यानी कि स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, ठीक। चलो अगला कि यह सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए एक प्रमुख परामर्शदात्री मंच है, ठीक है। अब एक और पॉइंट अगला कि 2016 से विदेश मंत्रालय द्वारा इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से प्रतिवर्ष यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है 2016 से, ठीक है। ये भी पॉइंट दिमाग में रखना। अगला है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का है, और जो सूचकांक है उसका नाम है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक। चलो, पहला पॉइंट देख लेते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी टीआई ने 23 जनवरी 2024 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि CPI 2023 जारी किया, ठीक है। चलो ठीक है, उसमें क्या है, CPI में भारत 8 स्थान नीचे फिसलकर 93वें स्थान पर पहुंच गया है, और 2022 में जो भारत की रैंक थी वो 85 थी। तो भारत की रैंक जो 2022 में 85 यानी कि 85 भी थी, 2023 में वो रैंक कितनी पहुंच गई, 93वीं रैंक, ठीक है। ये याद रखना है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, 93 में, ठीक है। इस रैंकिंग के लिए 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहां 0 बहुत ही कम भ्रष्ट देश है और 0 बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट देश है, और जो 100 है वो बहुत ज़्यादा ईमानदार देश है, ठीक है। यह सूचकांक 13 स्वतंत्र डेटा के सोर्स पर निर्भर होता है। इस आधार पर 2023 में भारत का समग्र स्कोर जो है, भारत का जो समग्र स्कोर है वो बताया है कि 39वीं तो रैंक है, जो स्कोर है वो 39 है, और जो रैंक है वो 93 है। देखो, जो स्कोर वो कितना है, 39 है, और वहीं अगर रैंक देखें तो इनको ही उल्टा कर दो, 9 को आगे ले आओ, 9 और 3 को पीछे ले जाओ, 3, ठीक। तो स्कोर कितना है, 39, और रैंक कितनी है, 93। दोनों को याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखें। हाँ, ये देख लेते हैं एक बार कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है उसमें जो टॉप देश हैं, यानी ऐसे देश जिनमें भ्रष्टाचार बहुत ही कम है, वो कौन से हैं, तो पहले नंबर पर है डेनमार्क, दूसरे पर है फिनलैंड, तीसरे पर है न्यूजीलैंड, फिर है नॉर्वे, और फिर है सिंगापुर। अब इसमें भी आपने देखा कि टॉप 5 कंट्रीज़ में टॉप 3 जो दिखाई दे रहे हैं आपको, डेनमार्क, फिनलैंड, और ये जो 4th नंबर का जो नॉर्वे है, ये 3 देश नॉर्डिक कंट्रीज हैं। तो स्टेटमेंट का दिमाग में रखना, ठीक है। टॉप 5 में 3 देश तो नॉर्डिक कंट्रीज है। चलो, इतनी सी बात आई समझ में। इसके अलावा जो पॉइंट है एक ये है,
कि भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है और भारत की क्या स्थिति है। अच्छा, भारत में हमने क्या देखा, भारत में हमने देखा कि जो स्कोर है वो कितना है, 39 है। ठीक ठीक है, और 39 स्कोर है, लेकिन जो रैंक है वो कितनी है, वो है 93। चलो अब देखो कि ये देखो, ये है श्रीलंका, ये है पाकिस्तान, ये बांग्लादेश और म्यांमार, इन सब की रैंक जो है भारत से गिरी हुई है, बुरी रैंक है। ठीक, लेकिन 76 नंबर पर जो चीन है वो, और 26 नंबर पर जो भूटान है वो, इन दोनों की जो रैंक है वो बेहतर है। ठीक है, आपको पता है भूटान में भूटान नरेश हैं। ठीक, भूटान में राजा का शासन है, और वहाँ पर रैंक कितनी है, 26, यानी कि 68 जो है इसका स्कोर है। यानी कि यहाँ पर जो करप्शन है वो होता ही बहुत कम है। ठीक, लेकिन भारत में 93 रैंक है, यानी कि भारत में करप्शन ज़्यादा है। चलो आगे आ जाए। चलो इसमें इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, उत्तर कोरिया 172, म्यांमार और अफगानिस्तान ये निचले स्थानों वाले देश हैं। ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन इनमें भी जो सबसे बुरा स्थान है वो किसका है, 180 देश हैं, तो 180वां स्थान है सोमालिया का। ये भी दिमाग में रखना है, महज 11 स्कोर है, इतनी बुरी स्थिति है। चलो ठीक है, रिपोर्ट में कहा गया है कि 2/3 से ज़्यादा देशों का स्कोर 50 से कम है। हाँ पता है 50 से कम ही है, हमारे देश का भी स्कोर कितना है, 39 है, जो इन देशों में बढ़ते भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। वैश्विक स्तर पर जो औसत स्कोर है वो 43 है। पॉइंट यहाँ पर नोट करो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो एवरेज स्कोर है भारत का उससे कम है या ज़्यादा है, तो जी हाँ, भारत का एवरेज स्कोर से भी कम है, क्योंकि भारत का जो स्कोर है वो 39 है, रैंक 93 है, जबकि जो एवरेज स्कोर है वो 43 है। चलो ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो ठीक है भाई, हाँ, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स, ये ट्रैफिक के मामले में बताता है कि भाई देखो, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2024 में 2023 के लिए यात्रा रुझानों का मूल्यांकन करते हुए इस इंडेक्स में दुनिया भर के 387 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है। और इस सर्वेक्षण में बस असल में ना ये बताता है कि अगर आप कहीं पर सफ़र कर रहे हो तो किस शहर में आपको ज़्यादा समय लगेगा और किस में कम लगेगा, तो समय के आधार पर ना ये इंडेक्सिंग करता है। ठीक, चलो तो इसमें एक बार देख ले रहे हैं रैंक, हाँ ये है। ठीक, ये देखो, इसमें जो सबसे पहली रैंक मिली है वो किसको मिली है, वो मिली है लंदन को, जो यूनाइटेड किंगडम का है। ठीक, दूसरी मिली है इबलिन को, जो आयरलैंड का, ये पहली बार आपने नाम सुना होगा। तीसरा है टोरंटो, जो कनाडा का है, फिर है मिलान, फिर लीमा। लेकिन इनमें ना आपको एक तो पहला नंबर वाला याद रखना है लंदन, दूसरा इबलिन, अगर हो सके दिमाग में तो इसको भी याद रख लेना, लेकिन इसको जो आपको याद रखना ही रखना है वो है ये, एक है बेंगलुरु और एक है पुणे। ठीक, तो जो बेंगलुरु है उसकी है रैंक 6 और जो पुणे है उसकी है रैंक 7। दोनों की ही आपको जो है रैंक याद रखनी है, बाकी ये कितना समय लगता है ये ज़्यादा कुछ है नहीं महत्वपूर्ण। ठीक, चलो ठीक है, चलो ठीक है, इसमें ये हो गया। हाँ, नई दिल्ली 44वें और मुंबई 54वें स्थान पर है। ये 2 पॉइंट और याद रखने हैं कि नई दिल्ली जो है वो 44वें स्थान पर है और जो मुंबई है वो 54वें स्थान पर है। ठीक, मुंबई जो है 10 स्थान नई दिल्ली से भी खिसकी हुई है नीचे। अब है 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024। 2024 का नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो है वो सम्मेलन हुआ है, उसके बारे में पता है कि 19 और 20 जनवरी 2024 को युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है। ठीक है, चलो क्या यहाँ से याद करने की ज़रूरत है, यहाँ से कि भाई NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 2024 में जो 19वां सम्मेलन हुआ है, 19वां, वो कहाँ हुआ है, तो इसका उत्तर है भाई युगांडा। ठीक, युगांडा, और इसकी राजधानी कंपाला, तो युगांडा के कंपाला में हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, और आगे क्या 19वें जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। अगर इसकी में यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर देख ले रहे हैं कि डीपनिंग कोऑपरेशन डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है, एफ्लुएंस। ठीक है, ये दिमाग में रखना इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक, अरे हाँ, इंग्लिश मीडियम की हम जो PDF दे ही नहीं पा रहे हैं आज, इसकी तो डेफिनेटली दे देंगे, अगर तो थोड़ा समय मिलते ही उनकी पिछली वाली भी दे देंगे। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, मुझे पता है इंग्लिश मीडियम वालों के लगातार मैसेज आ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों की हम कॉपी जो है ट्रांसलेट करके नहीं दे पा रहे। जल्द ही दे देंगे, आप निश्चिंत रहिए, अब आज ही दे देंगे अगर प्रयास करेंगे। ठीक है, इसकी तो दे ही देंगे, लेकिन प्रयास करेंगे अगर पीछे की भी दे पाए। कल मैंने प्रॉमिस किया था लेकिन पूरा नहीं हो पाया, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। ठीक है, चलो ये कौन सा था, 19वां था। ठीक है, ये कौन सा था, 19वां था। देख लेते हैं एक बार। युगांडा ने 2024 से 27 की अवधि के लिए अजरबैजान से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता ग्रहण की है।
अब यहाँ पर देखने वाली पॉइंट की बात क्या है कि युगांडा ने जो है 2024 से 27 की अवधि के लिए ग्रहण की है, 19वें की, ठीक है। तो इससे पहला कौन सा होगा, 18वां होगा। तो 18वां की कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी 18वां की बैठक कहाँ हुई थी, अजरबैजान के में हुई थी, अजरबैजान की बाकू में, कहाँ, बाकू, ठीक है, अजरबैजान के बाकू में जो है हुई थी, इससे पहले की जो बैठक हुई थी, ठीक। चलो, शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने किया था। चलो ये महत्वपूर्ण है नहीं, ये याद है कि इससे पहले 18वीं कहाँ बैठक हुई थी, बाकू में जो अजरबैजान में है, और जो 19वीं है 2024 की वो युगांडा में है, ठीक है। युगांडा ने इसकी अध्यक्षता कब से कब तक की है, 2024 से 27 के लिए, ठीक है। चलो, 18वां NAM शिखर सम्मेलन 2019 में बाकू में अजरबैजान में आयोजित किया, ये बता ही दिया हमने बात। चलो और क्या है पॉइंट, हाँ यहाँ पर कि ये कंपाला घोषणा पत्र अपनाया गया है जिसमें इजरायली सैन्य आक्रामकता की निंदा की गई। हाँ ठीक है, ये देख लेना एक बार, ये देख लेना कि कंपाला में अगर ये हुई है बैठक तो कंपाला घोषणा पत्र अपनाया गया है जिसमें इजरायली सैन्य आक्रामकता की निंदा की गई, आक्रामकता की, ठीक है। इस सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। ये है पॉइंट याद करने वाला, ठीक है, कि NAM में किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया, क्या नरेंद्र मोदी जी ने, जी नहीं। क्या रक्षा मंत्री ने, बिल्कुल नहीं, एस जयशंकर ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री, ठीक है। और इन्होंने भी गाजा में जो मानवीय संकट में तत्काल राहत पर जोर देते हुए पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में संघर्ष के प्रसार को रोकने का आग्रह किया। पश्चिमी एशिया में जो जिस तरह का ये संघर्ष चल रहा है इजराइल के द्वारा और फलस्तीन में, ये इशू बना हुआ है जहाँ पर जो सामान्य लोग हैं मारे जा रहे हैं, जबकि युद्ध में केवल सैनिक मारे जाते हैं, यहाँ क्या है कि सामान्य लोग मारे जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी देखा जाए तो 21वीं सदी में अगर इस तरह की घटना है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दुनिया अभी उतनी विकसित नहीं है जितना इसको होना चाहिए, ठीक है, जहाँ इंसानों की जान की कोई कीमत ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र के बाद NAM राष्ट्रों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है, ये NAM के बारे में बता रहे हैं। और NAM के पास कोई स्थायी सचिवालय भी नहीं है या औपचारिक संस्थापक चार्टर भी नहीं है या अधिनियम संधि भी नहीं है, ठीक। वर्तमान में NAM में बताया जा रहा है कि 120 सदस्य देश हैं, 17 पर्यवेक्षक देश हैं और 10 पर्यवेक्षक संगठन है, ठीक। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अगला है कार्बो बर्डे ने WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त किया है। चलो भाई, कार्बो बर्डे, आपको कार्बो बर्डे के बारे में पता होना चाहिए, इस देश की लोकेशन पता होनी चाहिए। जब हम डेली करंट अफेयर लेके आते थे ना, उसमें कार्बो बर्डे की हमने एक बार लोकेशन के बारे में चर्चा की थी। एक काम करूंगा मैं, इसको कार्बो बर्डे को फिर से एक बार इसकी जो है इसके बारे में थोड़ा सा लिख के और इसका भी एक हम फोटो, इसकी जो लोकेशन है वो भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो कार्बो बर्डे का थोड़ा सा लोकेशन इस बार इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है, ठीक। इसने क्या है कि WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त किया है, यानी कि इस देश में मलेरिया के मरीज नहीं, ठीक। जनवरी 2024 में जारी की गई घोषणा में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने आधिकारिक तौर पर कार्बो बर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। इस उपलब्धि के बाद कार्बो बर्डे वर्तमान में मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ अफ्रीकी क्षेत्र में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त दर्जा प्राप्त करने वाला तीसरा देश बन गया है। अफ्रीका में इससे पहले एक मॉरिशस और दूसरा अल्जीरिया, ये दो ही देश हैं जो मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद में कार्बो बर्डे तीसरा बन गया है। ये एक द्वीपीय देश है, अगर आप देखिएगा इसको तो मुख्य भूमि पर नहीं है, ठीक है। कार्बो बर्डे का प्रमाणीकरण विश्व स्तर पर उन 43 देशों और एक क्षेत्र की सूची में शामिल हो गया है जिन्हें WHO द्वारा मलेरिया मुक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। 43 देश, ठीक है। और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मालदीव 2015, श्रीलंका 2016 और ये जो है मलेरिया मुक्त का प्रमाणन प्राप्त कर चुके हैं। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के बारे में आपको पता है, भारत ने 2030 तक का ये लक्ष्य रखा है कि भारत मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त कर लेगा। और भारत ने सोचा कि 2027 तक ऐसा कर देगा कि जो मलेरिया के मरीज हैं वो बिल्कुल जीरो पैदा होंगे, यानी कि कोई नया मरीज होगा ही नहीं मलेरिया का 2027 से, ठीक। और 2030 तक वो प्रमाणन भी प्राप्त कर लेगा, ये भारत का लक्ष्य है। आगे कह रहा है कि WHO द्वारा किसी देश को मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब वो कम से कम 3 वर्षों तक समूचे देश में मलेरिया के संचरण में रोकथाम का प्रदर्शन करे। यानी कि भारत 2027 तक तो रोक लेगा बिल्कुल, ठीक, नए मलेरिया के मरीज नहीं पैदा होंगे। फिर 3 साल तक ये प्रमाणन के लिए 3 साल तक वो कहेगा WHO को लो मॉनिटर करो, अब हमारे मलेरिया के मरीज नहीं आ रहे हैं, और 2030 में जाकर के वो प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेगा। ये है भारत का लक्ष्य, ठीक। आगे है ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है। 1 जनवरी यहाँ पर है, हाँ, 1 जनवरी 2024 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक रूप से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है। इसी दिन ब्रिक्स में 5 नए सदस्य देश जो है शामिल हुए, जिसके बाद ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात हैं, ठीक है। अब इसमें यह भी बताया है कि अगस्त 2023 में समूह के जोहान्सबर्ग के 15वें शिखर सम्मेलन में 2023 में जोहान्सबर्ग में जो ब्रिक्स है उसका 15वां शिखर सम्मेलन हुआ था। उसमें ब्रिक्स नेताओं ने अर्जेंटीना सहित 6 देशों को 1 जनवरी 2024 से ब्लॉक में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
ठीक। लेकिन जो अर्जेंटीना है, इतने समय में क्या हुआ कि अर्जेंटीना में बदल गई सरकार, और जो इसके अपोजिशन के लीडर जो सत्ता में आए, उन्होंने क्या किया कि इसमें शामिल होने की जो अपनी प्रस्ताव था वो वापस ले लिया, क्योंकि ये शुरू से ही इसके हल्के से विरोधी से रहे और इनका जो झुकाव है वो यूएस है, फ्रांस है, जर्मनी, इनकी तरफ जाता रहा है। चलो देख लेते हैं। हालांकि 29 दिसंबर 2023 को अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। चलो ठीक, राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व भी जेवियर मिलेई ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर झुकाव व्यक्त करते हुए ब्रिक्स को वामपंथी देशों का संघ करार दिया था। चलो ठीक है, ये तो बोलेंगे। आगे, ब्रिक्स समूह में सितंबर 2006 में इसकी स्थापना के समय इसके संस्थापक आपको पता है कि कौन था? ब्राजील था, रूस था, भारत था और चीन था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था ब्रिक। ठीक। और सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें जब जुड़ गया तो इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। ठीक है। और रूस के कजान में अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित ब्रिक्स के आगामी शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य है समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। देखो, जो 2024 का जो शिखर सम्मेलन होना है वो कहाँ होना है? कजान में होना है। कजान कहाँ पर है? रूस में है। ठीक है। अब इसका अगर देखा जाए तो थीम क्या है 2024 के लिए? अगर हम देखा जाए 2024 के लिए जो थीम है वो क्या है? तो वो थीम है ये, क्या है? समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ठीक है। अगर हम इसको देखें, अगर इसकी इंग्लिश देखें तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक, डेवलपमेंट। ठीक है, ये चीज़ हुई। ठीक है। हाँ, चलो, अब इतनी ही क्लास है इसमें। चलो ठीक है, इतना ही है। ठीक है, ये 13वीं क्लास थी, हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी वो सारी की सारी फिनिश हो गई हैं। ठीक है। कल से जो है जो नेक्स्ट क्लास होगी, यानी कि 14वीं क्लास होगी, उसमें जो आर्थिक घटनाएं होंगी उनको शामिल कर लिया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके।